फ्रेंड्स, आई एम वंदना शर्मा। यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में हमारा संधि प्रकरण चल रहा है। संधि प्रकरण में हमने दीर्घ संधि का अध्ययन कर लिया है, अयादि संधि भी देख ली है और यण संधि भी आपने पढ़ ली है। अब आज का हमारा जो इस वीडियो का विषय है, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है गुण संधि। सबसे पहले तो हमें गुण संधि को समझना होगा कि गुण संधि क्या है। देखो, जब हम स्वर संधि की बात करते हैं, अज संधि की बात, तो अज संधि की बात करते हैं, उस समय हमने पहले भी मैंने आपको समझाया था कि इसका जो एक भेद है यण, दूसरा है अयादि, तीसरा है दीर्घ और चौथा गुण वृद्धि। इसके साथ ही है पूर्व रूप और पर रूप और एक भेद है इसका प्रकृति भाव। ये संधियां हमें गुण संधि के अंदर पढ़नी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस गुण संधि से संबंधित है। इस गुण संधि को जानने के लिए देखो, हमें ये पता है कि हम प्रत्याहार की सहायता से ही गुण संधि को पढ़ते हैं। जब हमने अयादि संधि पढ़ी थी तो एच प्रत्याहार का प्रयोग वहाँ हुआ था। यण संधि पढ़ी थी तो यण प्रत्याहार का प्रयोग हुआ था। दीर्घ संधि पढ़ी थी तब अग प्रत्याहार का प्रयोग हुआ था। उसी प्रकार अब हम जो गुण संधि पढ़ रहे हैं, उस गुण संधि में हमें एंग प्रत्याहार का प्रयोग करना है। और जब वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो वहाँ भी एच प्रत्याहार ही आएगा। तो सामान्य रूप से यदि हम देखें कि गुण संधि की क्या परिभाषा है, जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वहाँ हम ये देखते हैं कि यदि अ या आ से परे, अ या आ से परे अच विद्यमान हो, अच यानी स्वर विद्यमान हो, तो दोनों के स्थान पर आदेश हो जाता है, यानी एक गुण आदेश हो जाता है। अब हमें स्वर कौन सा विद्यमान होना है ये देखना है। तो क्योंकि स्वर जो है, स्वर में हम अ की भी गिनती करते हैं, ई की भी करते हैं, ऊ की भी करते हैं, री की भी करते हैं, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब यहाँ हमें देखना है अ या आ से परे कौन सा स्वर आना चाहिए। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम बहुत सीधे तरीके से पहले देखते हैं, उसके बाद इसी चीज को मैं आपको सूत्र की सहायता से बताऊंगी कि यदि अ या आ से परे यदि ई या ई स्वर आता है, यानी लघु ई या गुरु ई अच आता है, तो इन दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश ए हो जाता है। उसी प्रकार यदि अ या आ से परे ऊ स्वर आता है या ऊ स्वर आता है, अच के जो भेद होते हैं वो सबसे पहले की क्लास में ही हमने जान लिए हैं। तो ये लघु, गुरु और प्लुत के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद भी फिर उनके अनेक उपभेद किए जाते हैं। तब दोनों के स्थान पर जो गुण आदेश होगा वो ओ होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार अ या आ के बाद में यदि री या बड़ा री आता है, तो दोनों के स्थान पे होने वाला गुण आदेश अर होता है। बहुत सी बार अ और आ के बाद में री आता है। देखिए, विशेष ध्यान रखना है कि री जो अच है वो केवल हमारी संस्कृत व्याकरण में ही मिलता है, हिंदी व्याकरण में इसे नहीं देखा जाता और इसका जो रूप है वो ह्रस्व ही होता है, दीर्घ नहीं होता। तो इसके स्थान पे अल हो जाता है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि ए आदेश, ओ आदेश, अर आदेश और अल आदेश, ये जो चारों ही आदेश हैं वो गुण संधि में होते हैं।
बहुत सी बार कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस भी आ जाता है कि गुण संधि में होने वाले आदेश हैं ए, ओ, अर, अल या सर्वव्यापी या कोई नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब वृद्धि संधि करेंगे तो वही ये वाले आदेश आई होगा और ओ के स्थान पे औ होगा, अर के स्थान पे आर होगा और अल के स्थान पे आल होगा। तो इस कारण आपको इससे भिन्न ये ध्यान रखना है कि ये जो है गुण आदेश हैं और ये वृद्धि आदेश हैं जो हम वृद्धि संधि में फिर से इनको पढ़ेंगे। तो दोनों में अंतर याद करते हुए आपको करते हुए चलना है। ये आपकी सामान्य परिभाषा है। इस सामान्य परिभाषा को अब हम हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग सूत्र की सहायता से देखते हैं। देखिए अब आप गुण संधि पढ़ने के लिए आपको 3 सूत्र याद रखने हैं। इन 3 सूत्रों में पहला सूत्र है आपके अत एंग गुणा। अत एंग गुणा यह सूत्र संधि कार्य। तो पहला सूत्र है हमारा अत एंग गुणा। यह सूत्र हमारे संधि कार्य में किसी भी काम में प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन हमें यहाँ से 3 चीजें याद रखनी है। अत, अत से तात्पर्य है अ, ठीक है, और एंग, एंग से तात्पर्य है एंग प्रत्याहार के वर्ण ए और ओ, यानी 3 वर्ण हमारे सामने निकल के आए हैं। पहला आया है अ, दूसरा ए और तीसरा ओ। तो ये तीनों वर्ण हैं अ, ए, ओ। ये तीनों जो अच हैं, इन अच की गुण संज्ञा होती है। इनकी गुण संज्ञा होती है। प्रश्न हमारा यही बनता है कि गुण संज्ञा किसकी होती है या वृद्धि संज्ञा किसकी होती है। तो अभी हम गुण संधि पढ़ रहे हैं, तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि गुण संज्ञा 3 स्वरों की होती है अ, ए, ओ। अगर मान लो प्रश्न ऐसा आता है कि गुण संज्ञा नहीं होती है और ऑप्शन में दे दिया जाए आपके अ, ए, जैसे ए ऑप्शन में अ, बी ऑप्शन में दे दिया ए और सी ऑप्शन में दे दिया ओ और डी ऑप्शन में दे दिया आ, तो आपका यह आंसर राइट होगा कि आपकी गुण संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि आपकी हमेशा वृद्धि संज्ञा होती है। तो विशेष रूप से इस सूत्र को जो हमें याद करने का उद्देश्य है उसके 2 ही प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो यह आता है कि गुण संज्ञा कौन से सूत्र से होती है। तो गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है अत एंग गुणा। अत यानी अ, एंग यानी ए, ओ की गुण संज्ञा होती है। तो गुण संधि पढ़ने का जो पहला सूत्र है उसको हमने पढ़ लिया है। पहला सूत्र क्या था? अत एंग गुणा अ, ए, ओ की गुण संज्ञा होती है। अब हमारा जो दूसरा सूत्र है आद गुणा, ये सूत्र कहता है कि जो गुण आदेश होते हैं वो गुण आदेश पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर होते हैं। यानी जब से हमने यण और अयादि भी एक ही स्थान पर आदेश किए थे, यहाँ दोनों के स्थान पर हमें आदेश करने हैं। तो वही पहले वाली बात आ गई कि अ या आ के बाद में यदि ई या ई आता है तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पे आपको गुण आदेश ए करना है। अब आपका ये जो गुण आदेश ए है वो कौन से सूत्र से होगा? वो आपका होगा आद गुणा सूत्र से। आपको यही चीज याद रखनी है कि आद गुणा सूत्र क्या करता है, ये गुण संधि का कार्य करता है। उसी प्रकार हमने जो पढ़ा था कि आ या आ के बाद में उ या उ आएगा तो गुण आदेश ओ होगा। तो ये भी कौन सा सूत्र करता है? आद गुणा करता है। लेकिन विशेष ध्यान आपको ये देना है कि यदि आ या आ से परे री और री आता है
तो जो गुण आदेश अर होता है, यह अर आदेश, तीसरा जो हमारा सूत्र है पूर्ण रपरा, इससे होता है। यहाँ हमें ध्यान रखना है आ या आ से परे जो री या री है, उसके स्थान पे गुण आदेश अल भी इस पूर्ण रपर सूत्र से होता है। यानी कि ये दोनों जो आदेश हैं वो तो आपका आध गुणा सूत्र से हुआ, ए और ए दोनों आदेश, और अल दोनों आदेश पूर्ण रपर सूत्र से हुए। इस प्रकार ये गुण संधि के तीनों सूत्र हुए। अत एक गुण जो गुण संज्ञा करेगा, आद गुण जो गुण संधि कार्य करेगा, पूर्ण रपर जो गुण संधि को रकार परक या लकार परक करेगा। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। अब हमारे नियम जो हमने देखे हैं उन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। देखो, हमने कहा था आ या आ के बाद में ई आने पर ए आदेश हो जाता है। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं नर प्लस ईश। नर जो पद है इसके अंत में र में आ स्थित है और ईश पद के प्रारंभ में ई स्थित है। आ और ई इन दोनों के स्थान पर जो होने वाला आदेश गुण आदेश है वो एक होगा, तब बनता है नरेश। लोक प्लस ईश, यहाँ भी हम देखते हैं क में आ है और ईश पद के प्रारंभ में ई है। दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो वही हमारा गुण आदेश ए होता है और जो हमारा शब्द बनता है वो बनता है लोकेश। यहाँ हम देखते हैं कि उप प्लस इंद्र प में आ है और इंद्र पद के प्रारंभ में भी ई है। यहाँ हमारे पास लघु ई आई है, आ प्लस ई मिलाने पर भी ए बनेगा। तो हमारा उदाहरण हुआ उपेंद्र। इसी प्रकार यहाँ हम आ और ई के उदाहरण हमने देखे। यह है ऊ का सर्व प्लस उदय। सर्व पद के अंत में आ दिखाई दे रहा है और उदय पद के प्रारंभ में ऊ है। तो आ के बाद में ऊ स्वर होने के कारण जो होने वाला गुण आदेश है वो ओ होगा और ओ होने के कारण संधि करने पर सर्वोदय रूप बनेगा। यह उदाहरण आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में भी आ चुका है। गंगा प्लस उद्गम। गंगा पद के अंत में हम देखते हैं आ दिखाई दे रहा है और उद्गम पद के प्रारंभ में ऊ है। जब हम इन दोनों को पूर्व और पर दोनों को मिलाते हैं तो गुण आदेश ओ होता है, तब हमारा रूप बनता है गंगोदकम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार परोपकार में आ है और उपकार में ऊ है, दोनों को मिलाएंगे ओ होगा, तो ये हो गया आपका परोपकार। सामान्य शब्द है लेकिन बहुत बार परीक्षा में आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं इम्पोर्टेंट वर्षा प्लस ऋतु। वर्षा पद के अंत में आ है और ऋतु पद के अंत में री है। दोनों के स्थान पर जो होने वाला आदेश है गुण आदेश वह अर होगा। यहाँ से बहुत सी बार प्रश्न ये आता है कि यह होने वाला जो अर आदेश है वो कौन से सूत्र से होगा, तो वो उरण रपर सूत्र से होगा। यहाँ जो सारे आदेश हुए थे वो सारे आद गुण सूत्र से हुए थे, विशेष आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए, जब हम अर आदेश करते हैं तो यहाँ से शाम में से आ को निकालेंगे तो वर्षा, फिर अर बनेगा, अर का आ वापस जुड़ेगा, वर्षा तो बन जाएगा। उसी प्रकार से महर्षि में आ है और ऋषि पद के प्रारंभ में री है। आदेश होगा हमारा गुण आदेश अर, पूर्ण रपर सूत्र से ही होगा और महर्षि रूप बन जाएगा। यहाँ हम देखते हैं
तव पद के अंत में अ है और ऋकार पद के अंत में लृ है। पहले भी आपको बताया है मैंने, लृ केवल संस्कृत में ही पाया जाता है और दोनों के स्थान पर आदेश होता है अल। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अल किस सूत्र से होता है, तो उरण और अपर सूत्र से ही होता है। और यहाँ जो इसका रूप बनता है वो बनता है त्वलकार। बहुत बार हम इसको यण संधि में भी ले लेते हैं, इसलिए थोड़ा विशेष इस पर ध्यान देना कि त्वलकार है वो गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार मम पद के अंत में देखो अ है और ऋकार पद के प्रारंभ में भी लृ है। दोनों के स्थान पर गुण आदेश अल होने पर ये बनता है ममलकार। तो इस प्रकार हमने ये गुण संधि के कुछ उदाहरण देखे हैं। अन्य संधि के उदाहरण और अन्य संधि के जो परिभाषाएं हैं वो आपको देखनी हो तो हमारे जो YouTube चैनल है वंदना शर्मा, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जो दी गई वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।